से स्टार्ट कर रहा हूं। बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच जो मौजूदा हालात हैं, उसने क्या दुनिया को तीसरे एक जंग की तरफ, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लाकर खड़ा कर दिया है। इन हालात के बीच में भारत कहाँ है और इसके इर्द गिर्द गाजा से जो हालात पनपे, उसकी चपेट में दुनिया का कौन कौन सा हिस्सा आने वाला है और इसका नुकसान दरअसल इस पूरी दुनिया को क्या होगा। हमारे साथ प्रकाश केरे हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। प्रकाश जी, स्वागत है। जी, शुक्रिया शुक्रिया। प्रकाश जी, ईरान ने जो हमला किया, क्या अमेरिका और इजराइल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ईरान इस तरह का हमला करेगा? क्योंकि अब तक उकसावे के लिए बहुत कुछ किया गया कि ईरान सीधे तौर पर जंग में शामिल हो जाए, और ईरान ने ये करके दिखा दिया और सीधे सैन्य ठिकानों पर जब हमले किए हैं, तो इजराइल ये कह रहा है कि ये हमारे ऊपर हमला है। इसके जवाब में उसके पास एक एक्सक्यूज होगा कि हमारे ऊपर हमला किया गया है तो हम जवाब दें। ईरान सीधे तौर पर अब जंग में शामिल हो गया। अमेरिका का ये कहना अपनी फौज से कि आप जो तमाम मिसाइलें आ रही हैं उसको रोकिए, गिराइए, हम ईरान इजराइल के साथ खड़े। अमेरिका भी कहीं ना कहीं अब इस जंग में शामिल हो गया। ईरान और अमेरिका का इस जंग में आ जाना किस तरह के संकेत हैं, और कल का जो हमला था उस हमले को किस तरह से देखें, ईरान की ताकत के तौर पर देखें, या जो तमाम चीजें दबाव बन रहा था कि ईरान के ऊपर कि देखिए ये इनका एसिसिनेशन हो गया, इनका एसिसिनेशन हो गया, अब आप कुछ कीजिए, ये वो दबाव था जिसने काम किया? निश्चित रूप से, क्योंकि जो पिछले दिनों कई सारी घटनाएं हुई हैं और आप इसको जोड़ लें, जो सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला किया इजराइल ने, उसके बाद उसके कुछ और लोगों की वहां मौत हुई, और लेबनान में हुआ, तो और लगातार इजराइल जो है, देखिए गाजा में जो हो रहा है 1 साल से वो तो हो ही रहा है, लेकिन लिबनान में, सीरिया में, यमन में भी इजराइल के छिटपुट हमले होते रहे हैं। पीछे तो उन्होंने एक बड़ा हमला भी किया यमन में, और यमन में आपको ध्यान होगा कि अमेरिका ने भी अटैक किया था जब हूथियों ने रेड सी में जब ब्लॉकेड किया उसके बाद। तो यह तो निश्चित रूप से ईरान के लिए एक ह्यूमिलिएटिंग चीजें हो रही थी, लेकिन इस्माइल हानिये की जो हत्या हुई तेहरान में, वो एक बहुत बड़ी घटना थी। और आपको याद होगा कि ईरान पहले भी वो जता चुका है कि वो इजराइल में कहीं भी वो मार कर सकता है। ये पहले ही उसने जो पिछले अप्रैल में जो किया था, एक्शन लिया था, तो वो ह्यूमिलिएशन का एक जवाब देना तो बनता ही था, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का जो लॉजिक है वो सिर्फ इजराइल के लिए या अमेरिका के लिए ही तो लागू नहीं होता, वो हर किसी देश के लिए लागू होता है। तो एक तो वो चीज थी। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि देखें, इन्होंने चाहे जितना उकसाने की कोशिश की इजराइल ने या नेतन्याहू ने, लेकिन इस बात का क्रेडिट दिया जाना चाहिए ईरान को कि उसने रिमार्केबल संयम, धैर्य के साथ उसने इस पूरा 1 साल जो है निकाला है। और उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, जैसे कि अभी पेजेस्कियन ने यूनाइटेड नेशन में कहा कि वो वेस्ट के साथ न्यूक्लियर डील पे बात करना चाहते हैं। तो वेस्ट की जो आर्थिक प्रतिबंध हैं उससे ईरान को काफी नुकसान हुआ है, तो वो भी नहीं चाहते कन्फ्रंटेशन में जाना, जो कि बिल्कुल उचित बात है। आप उस एक फ्रजाइल एटमॉस्फेयर में जब इजराइल और ईरान जैसे दो देश अगर लड़ाई लड़ें, तो आप समझ सकते हैं कि तबाही का क्या हिसाब किताब होगा। अभी कल की घटना के बाद जो तेल के दाम बढ़ गए हैं, तो आप समझिए कि उस स्थिति में क्या होगा। लेकिन नेतन्याहू का, देखिए, जितने भी तरीके के मानदंड हो सकते हैं, जितने भी तरीके के रेड लाइंस हो सकते हैं, जितने भी तरह के आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल की कोशिश करते हैं, वो सारी चीजों को इजराइल ने इस पूरे 1 साल में बिल्कुल ध्वस्त किया है। वो किसी की नहीं सुन रहा है, और उसको भी पता है कि वेस्ट, पार्टिकुलरली अमेरिका, उसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और देखिए, ये सब हवाबाजी की बातें हैं कि इजराइल जो है मिलिट्री सुपर पावर है और उसके पास टेक्निक बहुत ज्यादा है, जैसे कि अभी पेजर वगैरह का जो हमला किया, चाहे नसरल्ला पे जो हमला किया, तो भाई ये स्पाई नेटवर्क उनका बहुत अच्छा है। कुछ चीजें भले अच्छी बेहतर हो सकती हैं, लेकिन इजराइल मिलिट्री पावर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से है। इसमें जो हसन नसरल्ला का जो अटैक हुआ है, वो बम, वो जहाज, उसमें से कुछ भी इजराइल का नहीं है।
ये आयरन डोम जैसे वो हिजबुल्लाह और हमास के छोटे मोटे रॉकेट्स को रोकने के लिए वो जो काम आते हैं, जो कल हमने देखा कि पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ, उसकी भी जो बैटरियां होती हैं, उसके भी जो मिसाइल्स उसमें जो लगते हैं, वो भी बाहर से आते हैं। तो एक तो दो चीजें हैं, मैं आपकी बात को एक दो पॉइंट्स उसमें से लेता हूं कि जैसे आपने कहा कि क्या पता नहीं था। देखिए, पता तो सबको था, क्योंकि अगर कल आप देखें तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरीके के मैसेज आ गए थे कि ईरान इमीडिएटली अटैक कर सकता है। ये सब चीजें छुपती बस नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको पता चल ही जाता है। वो क्या होगा, कौन सी मिसाइल यूज की जाएगी, कितनी इंटेंसिटी होगी, जैसे पिछले बार अप्रैल में ईरान ने बताया था, जानकारी दी थी बाकायदा ऑफिशियली कि भाई हम करने जा रहे हैं। तो वो दिखाने का मतलब ये था कि डेटरेंट, कि भाई तुम हमारे साथ डायरेक्ट पंगा मत लो, दिक्कत हो जाएगी। ये एक मैसेजिंग थी वो कल। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और ईरान को लगातार उकसाता रहा है। तो क्या होता है कि ईरान भले जंग में जाने की ख्वाहिश नहीं रखता है, वो चाह रहा है कि इसको टाला जाए, लेकिन कुछ तो आपको करना पड़ता है, कुछ तो आपको दिखाना पड़ता है। और आप देखें कि ईरान ने गाजा में इतना जनसंहार नरसंहार के बावजूद और भी तमाम चीजों में डायरेक्टली उसने कभी कुछ नहीं किया। डायरेक्टली उसने जो भी उसको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस उसको मदद दे रहे थे, वो चीजें, उसके अलावा उसका कुछ नहीं इन्वॉल्वमेंट था। और उसके उलट सीज फायर को लेकर नेतन्याहू का क्या रवैया रहा, अमेरिका का क्या रवैया रहा, वेस्ट के और कंट्रीज का क्या रवैया रहा, तो आप उसको देखेंगे। अरब देशों ने बहुत ज्यादा जो है सक्रियता नहीं दिखाई, ये भी दुनिया ने देखा। लेकिन इसके बरक्स आपने देखा कि बहुत सारे देश इंक्लूडिंग ईरान ये कहते रहे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये सीज फायर होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप देखिए 42,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, और हिजबुल्ला, अंसरल्लाह और जो पॉपुलर फ्रंट वाले इराक वाले, ये तो एक आप कहें कि वो गाजा के साथ एक मोरल उसमें खड़े हैं। वो तो वो चाहते तो आराम से किनारे बैठ सकते थे, कम से कम यमन वाले तो बैठ ही सकते थे, भाई हमको क्या लेना देना है। लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है। आप उस पर बहस हो सकती है कि आपका तौर तरीका अच्छा है बुरा है, आप करते रहिए। आप इतने बड़े बड़े बम बारूद गिर रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग गाजा में घायल हैं बुरी तरीके से। आप 42,000, अभी रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम की कि हाल के समय में इतने कम समय में एक युद्ध में इतने सारे बच्चे नहीं मारे गए हैं। वो आपने देखा। तो अब दूसरों को आप क्या जाके कहेंगे कि तुम्हारी टैक्टिक्स क्या है, तुम क्या ये कह देना बहुत आसान होता है, किसी को टैग लगा देना कि वो आतंकी संगठन है। लेकिन आपको संदर्भों में चीजों को, हम लोगों को सबको देखना चाहिए। और मैं आखिरी चीज अभी कहूंगा कि अभी जंग नहीं शुरू हुई है, मतलब एक ऑफिशियली, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि जिस तरीके का रिएक्शन ईरान के अटैक्स को लेकर आया पश्चिम से, और जिस तरीके से पश्चिम ने मदद की उनकी मिलिट्री जो भी उनके मिसाइल्स को रोकने के लिए, आप देखिए कि उसका 10% हिस्सा भी ये नहीं कहा जा रहा है कि अरे भाई अब तो रुक जाओ, अब तो ये रहने दो। क्यों लेबनान में आप देखिए लगातार कल रात से आज सुबह तक पूरा वो हो रहा है, हमले हो रहे हैं। कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले सीरिया में बड़ा हमला हुआ, एक बड़ी जर्नलिस्ट वहां की मारी गई है। तो हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि जो नेतन्याहू की इच्छा है कि वो अमेरिका को और ईरान को इसमें ले आए, वो थोड़ा हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि कोई ना संपर्क है किसी का, ना कोई किसी का मैसेजिंग सुन रहा। अभी मुझे पता चला कि लोगों ने लिखा भी है कि किसी अरब देश के हवाले से इजराइल ने मैसेज भेजा था कि अगर ईरान ने उस पर हमला किया तो वो ईरान के परमाणु ठिकानों और उसके तेल के डिपो को जो है अटैक करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने ये अटैक्स किए हैं। और इसी बीच एक लाइन मैं और जोड़ दूं, प्रेसिडेंट पेजेस्कियन का स्टेटमेंट आया था कि हमें हमले से रोका गया इस वादे के साथ कि सीज फायर होगा।
तो वहां पे हमें धोखा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ईरान ने मैसेज दिया है और ये बहुत ठोस मैसेज है। अगर आप देखिए, युद्ध में तो कोई जीत हार तो होती नहीं है, तबाही बर्बादी होती है, लेकिन इतना साफ कर दिया ईरान ने कि अगर इजराइल के साथ उसकी डायरेक्ट भिड़ंत होती है तो वो इजराइल को बहुत भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। बिल्कुल प्रकाश जी, क्या नेतन्याहू अब अमेरिका की पकड़ से बाहर हो गए? क्योंकि लगातार अमेरिका के ऑफिशियल्स और तमाम लोग कह रहे थे कि भाई सीज फायर हो, और तमाम दुनिया कह रही थी सीज फायर हो, यूएन ने कह दिया, आईसीजे तक मामला पहुंच गया, लेकिन नेतन्याहू के दिमाग में जो था वो उस पर आगे बढ़ते चले। गाजा छोड़ अब लेबनान और सीरिया पे मोर्चा खोलने की तैयारी, देखिए लेबनान में फौज भेजना, ये क्या है? इसमें देखिए स्पष्ट रूप से हम लोगों को इस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि अमेरिका किसी तरीके से जेन्युइनली सीज फायर या लड़ाई रोकने या इजराइल को कंट्रोल करने की इच्छा रखता है। इस बात को हम लोगों को भूल जाना चाहिए। वो डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं, मुंह से कुछ बोल रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। आप ये देखें कि वो सीज फायर होना चाहिए। अरे भाई, तो ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए? ये तो आप नेतन्याहू को बताएंगे ना कि सीज फायर होना चाहिए। तो और लगातार आर्म्स की सप्लाई जारी है, जहाज के जहाज भर के जो है बम बारूद जा रहे हैं। तो अमेरिका इसमें जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। आज सुबह उपराष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों की बहस हुई, उसमें दोनों ने कहा कि हम पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हैं। उसमें किसी ने नहीं कहा कि वहां पे जो है मामला एस्केलेट नहीं करना चाहिए, युद्ध का सिनारियो नहीं बनना चाहिए। किसी ने, दोनों में से किसी ने नहीं कहा। एक लिस्ट अभी ट्विटर पे चल रही है, घूम रही है कि वे उन अमेरिकी सांसदों की लिस्ट है जिनके उन कंपनियों में शेयर हैं जो कंपनियां मिडिल ईस्ट की लड़ाई से सीधे सीधे मुनाफा कमा रही, फायदा कमा रही हैं। और आप जानते हैं, अभी कल ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर 100 साल के हुए हैं। उनका मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है, पुराना इंटरव्यू है, अब तो काफी बीमार हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि आईपैक जो है, जो इजरायली लॉबी है, वो दोनों तरफ, दोनों पार्टियों के नेताओं को वो प्रभावित करती है, उनके लिए पैसे जुटाती है, और उसका एक ही काम है कि आपको इजराइल की सरकार की बात को आगे बढ़ाना है। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं, कोई हम, मैं या आप या कोई और नहीं कह रहा है। तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी तरीके से इजरायली लॉबी के कंट्रोल में है, और उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मारे गए हैं, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। उनके लिए देखिए, इजराइल की तो बात अपनी जगह है। वेस्ट कंट्रीज अपने अपने आपने देखा होगा कि उनके लिए जान की कीमत अलग अलग है। अगर आप अरब हैं तो आपकी कीमत उनकी नजर में दूसरी है। अगर आप जू हैं, आप अगर गोरे हैं, तो आपकी कीमत कहीं कुछ और है। और एक देखिए, केवल लड़ाई नहीं हो रही है, केवल सिर्फ फायदा, मुनाफा, घाटा, नुकसान, ये सिर्फ नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ा नैतिक पतन हम देख रहे हैं वैश्विक स्तर पे, कि आज के डेट में वेस्ट में एक भी पावर नहीं है। जो भी कुछ देश हैं, स्पेन वगैरह हैं, कुछ बोल लेते हैं, लेकिन एक भी बड़े ये सो कॉल्ड जो बड़े ताकतवर देश हैं, इनमें एक आदमी खड़ा होकर ये कहने के लिए, इनके नेतृत्व में, इनके लोगों में, एक बहुत सारे लोगों में एक समझदारी है, लेकिन इनके अंदर इतनी नैतिकता नहीं बची है कि खड़े होकर कहें कि दिस इज टाइम टू स्टॉप, बहुत हो गया। तो अमेरिका कतई ये हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वो इजराइल को रोकने और थामने की कोशिश में है। और नेतन्याहू के लिए मामला ये है कि अगले 5 साल में, 10 साल में दुनिया की स्थिति कुछ और हो सकती है। दुनिया बदल रही है, दुनिया हम लोग सब देख रहे हैं। तो उस स्थिति में पश्चिम जो है आज की तरह शायद सपोर्ट करने की स्थिति में ना हो, या सपोर्ट भी करे तो जो यूक्रेन में उनका हाल हो रहा है, तो वैसा ना हो जाए। और इस बीच में, इस 5-10 साल में कहीं ईरान जो है परमाणु हथियार ना बना ले, और उनकी अपनी जो पॉलिटिकल स्थिति खराब है उसको भी उनको मेकअप करना है, जो काफी हद तक वो मेकअप कर भी रहे हैं। लेकिन अगर उनको भी पॉलिटिकली सरवाइव करना है तो वो ये चाहते हैं कि जो करना है अभी, ये मौका है, अभी कर लो।
और उन्होंने तो आप देखिए अभी भी उन्होंने यूएन में जो भाषण दिया, जो नक्शे दिखाए, उसमें आपको फिलिस्तीन गाजा दिखा। बहुत सारे लोग बोलते हैं टू स्टेट सोल्यूशन, टू स्टेट सोल्यूशन। टू स्टेट सोल्यूशन के खिलाफ कौन है? सारे अरब देशों ने कहा भाई फिलिस्तीन बना दो, ईरान ने कहा फिलिस्तीन बना दो साइड बाय साइड। ये तो नेतन्याहू और इजराइल है जो कह रहा है कि दूसरा स्टेट जो है हम नहीं मानेंगे। तो वो एक तरीके से हिटलर वाला जो फाइनल सॉल्यूशन है उसके तर्ज पे कहीं ना कहीं ये काम कर रहे हैं। लेकिन इतिहास में भले आज किरदार उधर बदल गए हों या बात करने वाले आप और हम बदल गए हों, लेकिन पहली बार नहीं हुआ कि हिजबुल्लाह का नेता मारा गया हो, पहली बार नहीं हुआ कि हमास का नेता मारा गया हो, पहली बार नहीं हुआ कि लेबनान पे आक्रमण हुआ हो, पहली बार नहीं है कि गाजा में जो है इस तरीके की तबाही हुई है। नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। पहली बार नहीं है कि अरब में जो है बहुत तरीके की अस्थिरता फैलाने की कोशिश की गई। आपने देखा कि ईरान इराक का युद्ध हुआ 80s में, उसके पहले क्या क्या तबाहियां हुई। अभी हमने हाल में देखा, इराक को देखा, सीरिया को देखा, लीबिया को देखा, यमन में देखिए कितने लंबे समय तक गृह युद्ध भी चला। तो सूडान में भी क्या चल रहा है। तो पहली बार चीजें नहीं हो रही हैं। और लेकिन इतना जरूर है कि अगर नेतन्याहू या पश्चिम अगर इस गलतफहमी में है कि उनके लिए किसी नसरल्ला के मारे जाने से या किसी हूथी लीडर के मारे जाने से या इस्माइल हानिये के मारे जाने से उनको जो है एक पूरा खुला मैदान मिल गया है, ऐसा नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से पैलेस्टीनियंस के लिए उस इलाके में अमेरिका और इजराइल के इन्फ्लुएंस के खिलाफ जो रेजिस्टेंस खड़ा है उसके लिए बहुत बड़ा झटका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गाजा 90% के आसपास जो है तबाह हो चुका है, उसका रीबिल्ड करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा कल को। बीमारियां, महामारियां, तमाम स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब तबाह हो चुके हैं। लेबनान में तबाही हुई है, लेबनान ऑलरेडी बुरी स्थिति में है, 2 साल से वहां राष्ट्रपति नहीं है, एक्टिंग गवर्नमेंट चल रही है, आर्मी के नाम पे कुछ नहीं है वहां पे। वो तो हिजबुल्लाह की लड़ रहा है। वो 2006 में हिजबुल्लाह नहीं लेबनान की संप्रभुता और एकता और अखंडता की जो है रक्षा की थी। तो ये और हिजबुल्लाह के पास जो भी ताकत है बची है, चाहे कितनी खत्म हुई है क्या नहीं है, ये तो दिख रहा है। आपने आज ही अभी भी खबर आ रही है कि उसने एक बड़ा एम्बुश किया है इजरायली मिलिट्री के एक ग्रुप का। तो मैं कह रहा हूँ कि अगेन की युद्ध में हार जीत का मसला नहीं है, तबाहियों का एक सिलसिला है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये रेजिस्टेंस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। प्रकाश जी, ऐसे में गाजा को टारगेट किया इजराइल ने और ये कहा कि हमास को हम खत्म करने के लिए निकले हैं और हमास को खत्म करके वापस आएंगे। ऐसे में जब आप गाजा की लड़ाई लड़ रहे हैं और फिर लेबनान की तरफ मोर्चा खोलना, क्या ये चीजों को और डाइवर्ट करने की कोशिश है या लंबा खींचने की कोशिश है? अब तो ईरान की जब एंट्री हो गई तो ये क्या जंग एक लंबे दौर की तरफ ले जाने के लिए इजराइल की तरफ से तमाम कोशिशें की गई कि दूसरे मुल्क भी इसमें शामिल हो? मामला गाजा नहीं है, मामला कहीं और फंसा हुआ है। गाजा के बहाने चीजें मामला एक तो निश्चित रूप से गाजा या वेस्ट बैंक के इलाके हैं जिस पर कि इजराइल जो है अपना कब्जा करना चाहता है। उनका तो ग्रेटर इजराइल का सपना है जिसमें कि अड़ोस पड़ोस के भी जो है इलाके शामिल हैं, दूसरे देशों के भी इलाके शामिल हैं। सीरिया पर उनका कब्जा है गोलन हाइट्स में। तो वो सब तो एजेंडा है ही है, लेकिन उनका मेन एजेंडा है कि वो ईरान की जो ताकत बढ़ रही है, ईरान का जो इन्फ्लुएंस है, उसको कहीं ना कहीं कर्टेल किया जाए। और जिस तरीके से उन्होंने सीरिया में किया, लीबिया में किया, यमन में किया, इराक में किया, कि उस इलाके में एक तो इजराइल के लिए खतरा नहीं रहे, चैलेंज नहीं रहे, और दूसरी तरफ अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं, वेस्ट के जो इंटरेस्ट हैं, वो बने रहें, वो बचे रहें वहां पे। ये एक स्ट्रेटजी का दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा जो मैंने पहले आपको बताया कि दुनिया जिस तरफ जा रही है, पावर का बैलेंस बदल रहा है, अर्थव्यवस्था का हिसाब बदल रहा है, उस स्थिति में नेतन्याहू और इजरायली फासिस्टों को लग रहा है कि 5-10 साल में वो इतने ऐसी स्थिति में नहीं रह जाएंगे कि जहां वेस्ट उनको आंख मूंद के मदद करता रहे और वो जो जब मर्जी सो कर दें, क्योंकि तब स्थिति बदल चुकी होगी। और अभी जैसा देखिए, ईरान इस साल ब्रिक्स का मेंबर बना है, इस साल वो पहली बार शामिल होगा, वो संघाई कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर है, और वो बहुत संभव है कि अगले कुछ सालों में जो है वो परमाणु बम बना ले। और एक बार अगर उसने परमाणु बम बना लिया
तो फिर तो उससे पहले ये चाहते हैं कि अपना ग्रेटर इसराइल का भी थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा ये गाजा फिलिस्तीन का जो हिस्सा बचा हुआ है इसको भी हड़प लो, और ईरान को क्रिपल कर दो, कमजोर कर दो, और उसके रेजिस्टेंस को कमजोर कर दो। बिल्कुल। ऐसे में आखिर में बस ये कि क्या इस जंग के मुहाने पर अब इज़राइल क्या करेगा, इस पर नज़र है कि अब ईरान का जो हमला हुआ उसके जवाब में उसका इज़राइल का जवाब क्या होगा, जिस तरह से वो तमाम जो पावर सेंटर हैं ईरान के, चाहे वो गैस हो या तमाम चीज़ें उस पर अटैक करेगा। किस तरह से अब इज़राइल इसको काउंटर करेगा, क्योंकि जो फजियत हुई है। पहले तो हमास ने जो पहला हमला किया था, उसमें पता चल गया था कि कितना मजबूत है सुरक्षा कवच। अब ईरान ने तो सीधे जिस तरह से तेल अवीव में पूरा आसमान जिस तरह से हुआ, उसके बाद पता चला कि कितना मजबूत है इजराइल का सुरक्षा कवच। तो उस फजियत से बचने के लिए अब ईरान का जो कदम होगा, उस कदम को देखते हुए दुनिया में किस तरह का अंदेशा है? देखिए, एक तो अंदेशा ये है कि अगर इजराइल रिटेलिएट करता है तो फिर ईरान भी रिटेलिएट करेगा, फिर मामला युद्ध होगा। इसमें एक तो ये ठीक। स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि इजराइल रुक जाए, बर्दाश्त करे, और वो बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ईरान को ऑलरेडी नुकसान पहुंचा चुका है। ईरान को जो उसको करना था बहुत कुछ कर चुका है, तो मामला हो गया। मतलब चलिए भाई, आपने कुछ किया, हमने कुछ किया, मामला खत्म करो। और तीसरी चीज ये होगी कि अब अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अभी 1 महीने बाद हैं, तो वो भी एक सिचुएशन है कि क्या इस 1 महीने के भीतर कोई ऐसी बड़ी जंग वो हो जाए, लड़ी जाए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या वो डायरेक्ट इंटरवेन करने के लिए तैयार होंगे अगर वो जीतते हैं तो, या क्या कमला हैरिस जीतती हैं तो वो क्या एक बड़े युद्ध के लिए ओके हैं, तैयार हैं? तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि अगर बड़ा युद्ध होता है तो उस स्थिति में रूस और चाइना जैसे सुपर पावर्स की क्या पोजीशनिंग हो सकती है। यह देखना होगा कि ऑलरेडी बहुत अच्छा रिकवरी नहीं हुआ है कोविड के बाद से दुनिया की इकोनॉमी का, तो इस तरीके की अगर लड़ाई हो जाती है तो उसका क्या असर पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि रेड सी का जो असर हुआ है, मामला बना है, तो वो जो चीज है, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया शायद इस पे कुछ सोचने की कोशिश करे। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, हमारे साथ चर्चा में शामिल रहने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।